माध्यम से जो प्रयास हो रहे हैं कि यहाँ के बोडो लोगों के लिए, किसानों के लिए एक नई टेक्निक यहाँ दे और इनको इनके मॉडल खड़ा करने के लिए उद्युक्त करे। ये बहुत ही अच्छा प्रयास नाबार्ड ने किया है। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ धान की एक ही फसल लेते हैं, पानी तो पर्याप्त है, लेकिन रबी की फसल नहीं लेते। तो ये गलत है, रबी ले सकते हैं, अपना इनकम बढ़ा सकते हैं। आत्मनिर्भर किसान नहीं है, उनको आत्मनिर्भर कैसे बनाएं? और एक एकड़ में कम से कम 2 से लेकर 6 लाख रुपए का उत्पादन इसको एक साल में कैसे मिले, ऐसे मॉडल में मैं यहाँ देख रहा हूँ। यहाँ की जो सुपारी है, नारियल है और स्पाइसेस है, कॉफ़ी, कोको, इनका भी बढ़िया मॉडल हम इनको देने जा रहे हैं। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि धान की खेती, लेकिन प्रक्रिया नहीं है। प्रक्रिया न होने से अंतिम मूल्य इनको मिलता नहीं है, ये होती है। तो छोटे छोटे प्रक्रिया उद्योग गाँव में कैसे खड़े करें और सारी पैसे उनके जेब में कैसे आए, ये संपन्न और आत्मनिर्भर कैसे बने, हमारा प्रयास रहेगा। मेरी विधि में बीज डालना नहीं है, संकर बीज, खाद डालना नहीं है, कीटनाशक दवा का उपयोग नहीं है, ट्रैक्टर से जोताई नहीं है, लेकिन उत्पादन घटता नहीं, उत्पादन ज़्यादा मिलता है और लागत का मूल्य कम शून्य है। और जबकि हमारी उपज जड़ मुक्त है, पोषण से समृद्ध है, क्योंकि उपभोक्ता है, तो 1.5 गुना ज़्यादा दाम लेते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि जहरीला खाने से कैंसर, डायबिटीज होता है, कि उनको मरना नहीं है, वो जिंदा है। तो इस तरह एक तो लागत का मूल्य, सुभाष पालेकर कृषि में लागत का मूल्य शून्य आएगा, तो केवल इनके श्रम है वही काम करना। दूसरी बात, उत्पादन घटेगा नहीं, उत्पादन बढ़ेगा। हाँ, दाम 1.5 गुना बढ़ेगा। हमारे देश में प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं कि किसानों की आय दोगुनी होनी चाहिए, नरेंद्र मोदी जी, तो मेरी विधि में दोगुनी में चौगुनी होने वाली है। लेकिन रासायनिक कृषि में तो उत्पादन अभी घट रहा है और लागत का मूल्य बढ़ रहा है और लोग जहर खा रहे हैं, कैंसर, डायबिटीज से मर रहे हैं। और जो पारंपरिक खेती गोबर के खाद पर आधारित है, परंपरागत गोबर, गौ आधारित खेती और जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसमें जो गोबर का खाद, कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट डाला जाता है, उससे ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये बहुत खतरनाक है। अगर आपका रासायनिक खाद, कीटनाशक दवा और गोबर का खाद, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब है हमें बदलना होगा। और इनकी जगह एक नई तकनीक दी, वो है सुभाष पालेकर कृषि, जिसमें आपको खाद डालने की आवश्यकता नहीं है, तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने के लिए जो जिम्मेदार है, ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन होना की संभावना ही नहीं है। इस तरह मेरी विधि में केवल 10% पानी से काम हो जाता है, क्योंकि हम हवा से पानी ज़्यादा लेते हैं, भूमि से कम लेते हैं। एक बहुत बड़ा परिवर्तन यहाँ ला सकते हैं। एक किसान बोडो बोडो जमाती का अगर एक एक कर पालेकर फूड फॉरेस्ट खड़ा करता है, तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल आत्मनिर्भर बनेगा, उसका परिवार आत्मनिर्भर बनेगा। छोटे गांव के लड़के जो गांव छोड़ कर भाग रहे हैं, वो नहीं भागेंगे, वही रहेंगे। ऐसा हमारा प्रयास नाबार्ड के माध्यम से। एक प्रोजेक्ट चालू किया था, उसको हम लोग ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बोलते हैं। तो उसके तहत हमने 250 किसान को चयनित करके उनका एक एक एकड़ में वाड़ी डेवलप करने का प्रयास किया था। तो उसी प्रयास के तहत हमने लीची का या तामुल का हो या उसके साथ साथ आपका कोकोनट एंड बॉर्डर में आसाम लेमन हो या एप्पल बेर, उस टाइप का पौधारोपण का हमने कार्यक्रम लिया था। एंड उसके साथ जो आपका इंटरक्रॉपिंग में उनका जो वेजिटेबल्स हो गया या वाटरमेलन जैसा क्रॉप्स को हमने प्रमोट करने का कोशिश किया। तो उस टाइम पे हम लोगों को लगा कि हमारे जो ट्राइबल किसान हैं, बोडो किसान हैं, तो वो लोग नेचुरली जो है केमिकल फार्मिंग नहीं करते हैं, वो उस चीज़ को पसंद भी नहीं करते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना इसको एज अ मॉडल हम लोग एक नेचुरल फार्मिंग के रूप में इसको डेवलप किया जाए, ताकि बिना कोई केमिकल के, बिना कोई दवा, बिना कोई पेस्टिसाइड जो है हम लोग इधर फसल उगा पाए एंड किसानों को एक सस्टेनेबल इनकम जो है हम लोग दे पाएँ। क्योंकि इधर का किसान जो है, उनके पास जो है जमीन का जो है कोई कमी नहीं है। तो मिनिमम 4-5 एकड़ जमीन सभी लोगों के पास है। अगर हम लोग उनके जो लैंड रिसोर्सेस है, उनको अगर हम लोग सस्टेनेबली यूज़ कर पाएँ,
तो उनको एक अच्छा इनकम का जो है सोर्स हम लोग इधर के लोगों को दे सकते हैं। साथ ही साथ आसाम का जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है, इसको भी हम लोग बढ़ा सकते हैं, ताकि जो बाहर के राज्य के ऊपर असम का जो डिपेंडेंस है, सब्जी के ऊपर, फल के ऊपर हो या दूसरा सीरियल्स के ऊपर हो, उसका डिपेंडेंस हम लोग कम कर सकते हैं। क्योंकि ये बहुत ही हमारे जो ट्राइबल किसान है, मेहनती किसान है, उनको जो चीज़ चाहिए वो एक सही गाइडेंस चाहिए, उनको थोड़ा सपोर्ट चाहिए, हैंड होल्डिंग मोटिवेशन चाहिए। जो वो चीज़ जो है हम लोग नाबार्ड की तरफ से भी हो या बैंक के माध्यम से ऋण देना हो, हमारे एलडीएम साहब भी आज उपस्थित है, तो वो चीज़ हम लोग करके एंड गवर्नमेंट डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के जो स्कीम्स वगैरह है, जैसे सोलर पंप्स इंस्टॉल करना इरिगेशन के कारण से, या हम लोग जो है एक नया चीज़ जहाँ जो आसाम में अभी तक प्रचलित नहीं है कि इधर जो पॉन्ड बना के जो इरिगेशन करने का जो सिस्टम है, वो चीज़ हम लोग इंट्रोड्यूस करें। तो ये सब बहुत सारा डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स जो है नाबार्ड के माध्यम से हम लोग इस एरिया का एक हॉलिस्टिक विकास के लिए काम कर रहे हैं। और इसमें हमारा जो विश्वनाथ के डीसी सर हैं, उनका भी पूरा सहयोग रहता है। एंड साथ साथ हमारा जो रीजनल ऑफिस है, रीजनल ऑफिस के सीजीएम लोकेंद्र दास सर है, उनका भी पूरा सहयोग रहता है हम लोगों के प्रति। जो हम लोग प्रपोजल नाबार्ड की तरफ से भेजते हैं एरिया का विकास के लिए, वो तुरंत जो है सर का इसमें आशीर्वाद मिलता है। तो इसलिए हम लोग बहुत आज गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आज हमारे साथ सुभाष पालेकर सर है। सुभाष पालेकर सर, सभी को पता होगा कि वो 2016 में उनको पद्मश्री अवार्ड से भूषित किया गया था, ये नेचुरल फार्मिंग टेक्निक्स को डेवलप करने के लिए इंडिया में। जो इंडिया का अपना जो है अपना इंडिजिनियस जो टेक्नोलॉजी है, जिसके माध्यम से कृषि आज इतना केमिकल के बिना भी इतना प्रोग्रेस कर रहा है डिफरेंट पार्ट्स में इंडिया के, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, वहाँ पे जो है बहुत सारा फार्मर्स ने इस टेक्निक को अडॉप्ट करके, नेचुरल फार्मिंग टेक्निक को अडॉप्ट करके अपना लाइवलीहुड को एकदम ट्रांसफॉर्म कर लिया है। तो हमारा कोशिश ये भी रहेगा कि आसाम में इस टेक्नोलॉजी को हम लोग अडॉप्ट करें। एंड हमारे जो बोडो किसान हैं, जो हमारे पहाड़ के किनारे रहते हैं, जो एक इको सेंसिटिव जोन में रहते हैं, उनको अगर इस तरह की खेती से हम लोग जोड़ देंगे, एक एग्रो इकोलॉजी करके एक प्रिंसिपल होता है, वो उसके तहत क्या किया जाता है, इकोलॉजी के साथ एग्रीकल्चर को जोड़ दिया जाता है, ताकि एग्रीकल्चर इकोलॉजी को हार्म ना करे और इकोलॉजी जो है एग्रीकल्चर को मदद करे, ताकि किसान का जो लाइवलीहुड है वो सस्टेनेबल हो सके। तो इस कॉन्सेप्ट को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। एंड उसी कॉन्सेप्ट में आज आशीर्वाद देने हमारे पालेकर साहब आज आए हैं। 3 दिन का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलेगा, जहाँ पे हमने हमारे भीमाजुली एरिया का जो हमारे प्रोजेक्ट के 250 फार्मर्स है, साथ ही साथ हमारे एक फूड फॉरेस्ट प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं कोयलाजुली एरिया में, उधर के 50 फार्मर्स को भी हम लोग बुलाए हैं। साथ गोहापुर में जो किंग चिली वेजिटेबल क्लस्टर जो है, उधर के भी 50 फार्मर को हमने आज बुलाया है। तो इनको 3 दिन का ट्रेनिंग हम लोग इधर देंगे। एंड इसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसे मॉडल फार्मर्स हम लोग डेवलप करें, मॉडल फार्म हम लोग डेवलप करें, जो कि एज अ इस मूवमेंट को आगे लेके जा पाए। एंड इतना ही बोल के मैं अपना मानी को विराम दूँ। एक प्रोजेक्ट चालू किया था, उसको हम लोग ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बोलते हैं। तो उसके तहत हमने 250 किसान को चयनित करके उनका एक एक एकड़ में वाड़ी डेवलप करने का प्रयास किया था। तो उसी प्रयास के तहत हमने लीची का या तामुल का हो, या उसके साथ साथ आपका कोकोनट एंड बॉर्डर में आसाम लेमन हो या एप्पल बेर, उस टाइप का पौधारोपण का हमने कार्यक्रम लिया था। एंड उसके साथ जो आपका इंटरक्रॉपिंग में उनका जो वेजिटेबल्स हो गया या वाटरमेलन जैसा क्रॉप्स को हमने प्रमोट करने का कोशिश किया। तो उस टाइम पे हम लोगों को लगा कि हमारे जो ट्राइबल किसान हैं, बोडो किसान हैं, तो वो लोग नेचुरली जो है केमिकल फार्मिंग नहीं करते हैं, वो उस चीज़ को पसंद भी नहीं करते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना इसको एज अ मॉडल हम लोग एक नेचुरल फार्मिंग के रूप में इसको डेवलप किया जाए, ताकि बिना कोई केमिकल के, बिना कोई दवा, बिना कोई पेस्टिसाइड जो है हम लोग इधर फसल उगा पाए एंड किसानों को एक सस्टेनेबल इनकम जो है हम लोग दे पाएँ। क्योंकि इधर का किसान जो है, उनके पास जो है जमीन का जो है कोई कमी नहीं है। तो मिनिमम 4-5 एकड़ जमीन सभी लोगों के पास है। अगर हम लोग इस उनके जो लैंड रिसोर्सेस है, इनको अगर हम लोग सस्टेनेबली यूज़ कर पाएँ, तो उनको एक अच्छा इनकम का जो है सोर्स हम लोग इधर के लोगों को दे सकते हैं। साथ ही साथ आसाम का जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है, इसको भी हम लोग बढ़ा सकते हैं, ताकि जो बाहर के राज्य के ऊपर असम का जो डिपेंडेंस है, सब्जी के ऊपर, फल के ऊपर हो या दूसरा सीरियल्स के ऊपर हो, उसका डिपेंडेंस हम लोग कम कर सकते हैं। क्योंकि ये बहुत ही हमारे जो ट्राइबल किसान है, मेहनती किसान है, उनको जो चीज़ चाहिए वो एक सही गाइडेंस चाहिए, उनको थोड़ा सपोर्ट चाहिए, हैंड होल्डिंग मोटिवेशन चाहिए। जो वो चीज़ जो है हम लोग नाबार्ड की तरफ से भी हो या बैंक के माध्यम से ऋण देना हो, हमारे एलडीएम साहब भी आज उपस्थित है, तो वो चीज़ हम लोग करके एंड गवर्नमेंट डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के जो स्कीम्स वगैरह है, जैसे सोलर पंप्स इंस्टॉल करना इरिगेशन के कारण से,
या हम लोग जो है एक नया चीज़ जहाँ जो असम में अभी तक प्रचलित नहीं है कि इधर जो पॉन्ड बना के जो इरिगेशन करने का जो सिस्टम है वो चीज़ हम लोग इंट्रोड्यूस करें। तो ये सब बहुत सारा डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स जो है नाबार्ड के माध्यम से हम लोग इस एरिया का एक होलिस्टिक विकास के लिए काम कर रहे हैं। और इसमें हमारा जो विश्वनाथ के डीसी सर है उनका भी पूरा सहयोग रहता है। एंड साथ साथ हमारा जो रीजनल ऑफिस है, रीजनल ऑफिस के सीजीएम लोकेंद्र दास सर है, उनका भी पूरा सहयोग रहता है हम लोगों के प्रति। जो हम लोग प्रपोजल नाबार्ड की तरफ से भेजते हैं एरिया का विकास के लिए, वो तुरंत जो है सर का इसमें आशीर्वाद मिलता है। तो इसलिए हम लोग बहुत आज गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आज हमारे साथ सुभाष पालेकर सर है। सुभाष पालेकर सर सभी को पता होगा कि वो 2016 में उनको पद्मश्री अवार्ड से भूषित किया गया था। ये नेचुरल फार्मिंग टेक्निक्स को डेवलप करने के लिए इंडिया में, जो इंडिया का अपना जो है अपना इंडिजिनियस जो टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से कृषि आज इतना केमिकल के बिना भी इतना प्रोग्रेस कर रहा है डिफरेंट पार्ट्स में इंडिया के, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। वहाँ पे जो है बहुत सारा फार्मर्स ने इस टेक्निक को अडॉप्ट करके, नेचुरल फार्मिंग टेक्निक को अडॉप्ट करके अपना लाइवलीहुड को एकदम ट्रांसफॉर्म कर लिया है। तो हमारा कोशिश ये भी रहेगा कि आसाम में इस टेक्नोलॉजी को हम लोग अडॉप्ट करें। एंड हमारे जो बोडो किसान हैं जो हमारे पहाड़ के किनारे रहते हैं, जो एक इको सेंसिटिव जोन में रहते हैं, उनको अगर इस तरह की खेती से हम लोग जोड़ देंगे, एक एग्रो इकोलॉजी करके एक प्रिंसिपल होता है, वो उसके तहत क्या किया जाता है, इकोलॉजी के साथ एग्रीकल्चर को जोड़ दिया जाता है ताकि एग्रीकल्चर इकोलॉजी को हार्म ना करे और इकोलॉजी जो है एग्रीकल्चर को मदद करे ताकि किसान का जो लाइवलीहुड है वो सस्टेनेबल हो सके। तो इस कॉन्सेप्ट को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। एंड उसी कॉन्सेप्ट में आज आशीर्वाद देने हमारे पालेकर साहब आज आए हैं। 3 दिन का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलेगा जहाँ पे हमने हमारे भीमाजुली एरिया का जो हमारे प्रोजेक्ट के 250 फार्मर्स है, साथ ही साथ हमारे एक फूड फॉरेस्ट प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं कोयलाजुली एरिया में, उधर के 50 फार्मर्स को भी हम लोग बुलाए हैं। साथ गोहापुर में जो किंग चिली वेजिटेबल क्लस्टर जो है उधर के भी 50 फार्मर को हमने आज बुलाया है। तो इनको 3 दिन का ट्रेनिंग हम लोग इधर देंगे। एंड इसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसे मॉडल फार्मर्स हम लोग डेवलप करें, मॉडल फार्म हम लोग डेवलप करें जो कि एज इस मूवमेंट को आगे लेके जा पाए। एंड इतना ही बोल के मैं अपना मानी को विराम दूँ। অৰ্গেনাইজ কৰিছে। ইয়াতে আমাৰ পদ্মশ্ৰী সুভাষ পালেকাৰ চাহাব আহিছে। তেখেতৰ যিটো সুভাষ পালেকাৰ যিটো মেথড আছে সেই মেথডটো বিষয়ে ইয়াত অৱগত কৰিব। নেচাৰেল ফাৰ্মিঙে কিন্তু তেখেতৰ এটা নিজস্ব মেথড আছে, সেই প্ৰক্ৰিয়া আছে, সেই প্ৰক্ৰিয়াটো ইয়াত অৱগত কৰিব। তেওঁলোকে অৱগত কৰিব। অৱগত কৰাৰ পিছতে আমি গম পাম যে কি ধৰণে খেতি কৰিলে তেখেতে এতিয়া কোৱা মানে তেখেতৰ যিটো ছিষ্টেম আছে সেই ছিষ্টেমত কৰিলেও তাৰমানে আমাৰ ৰাসায়নিক সাৰৰ পৰা সমানেই উৎপাদন হ'ব আৰু মানুহখিনি যি খাদ্য প্ৰস্তুত হ'ব সেই খাদ্যটো নিৰোগী হৈ পেলাই খাই জীয়াই থাকিব পাৰিব। আৰু তেখেতে এটা ইয়াত মডেল দিব 1 একৰ মাটিত কেনেকৈ সকলো ধৰণৰ খেতি কৰিব পাৰি, অকল ধান খেতিৰ পৰিৱৰ্তে সকলো মিক্স ক্ৰপ কৰিব কেনেকৈ পাৰি। তাৰমানে আমাৰ ইয়াত তেওঁ দেখিছে যে অকল ধান খেতি কৰে, ধান খেতিৰ পৰিৱৰ্তে বাকী সকলো ধৰণৰ খেতি, ঘৰত যিখিনি প্ৰয়োজন হয়, খাদ্যৰ যিখিনি প্ৰয়োজন হয়, সকলো ধৰণৰ ফল মূলৰ পৰা আদি কৰি সকলো খেতি কৰিব পৰা এটা যিটো মডেল, সেই মডেলটো তেখেতে উত্থাপন কৰিব এইটো ট্ৰেইনিঙত। তাৰপিছতে আমি গোটেইখিনি তেখেতসকলে গম পাব যে কি ধৰণৰ মডেল প্ৰয়োজন হয়। প্ৰয়োজন হ'লে মানে আমাৰ যিটো নেচাৰেল প্ৰাকৃতিক খেতি সেই মডেলটো তেখেতে ইয়াত উপস্থাপন কৰিব। তেখেতৰ নিজস্ব এটা মডেল আছে, সেইখিনি নিশ্চয় আমাৰ খেতিয়কখিনি উপকৃত হ'ব। কাৰণ আজিকালি ৰাসায়নিক সাৰৰ ব্যৱহাৰ কৰি যিবোৰ ঔষধ চব্জি প্ৰস্তুত হৈ আছে, শাক পাচলি, এইবোৰ আমাৰ শৰীৰত বিভিন্ন ধৰণে ক্ৰিয়া কৰি আছে। যেনেকৈ এতিয়া ডায়েবেটিছৰ পৰিমাণ বাঢ়িছে, প্ৰেছাৰ বাঢ়িছে, বিভিন্ন ধৰণৰ পেটৰ ৰোগ হৈছে, ছালৰ ৰোগ হৈছে। এইবোৰ সকলো ৰাসায়নিক মানে যি ঔষধ প্ৰয়োগ কৰিছে, ৰাসায়নিক হৰম'নেল যিখিনি ট্ৰিট কৰিছে, এইবোৰৰ ফলতে আমাৰ মানুহৰ শাৰীৰত বিভিন্ন বিসংগতি দেখা পোৱা গৈছে। গতিকে এইখিনি নোহোৱাকৈ যিটো নেচাৰেল কৃষি আছে, এই কৃষিৰ দ্বাৰাও তাৰমানে যথেষ্ট উৎপাদন কৰিব পাৰি। সেই বিষয়ে তেখেতৰ যিটো মডেল সেইটো ইয়াত উপস্থাপন কৰিব। তাৰপিছত আমি সেই বিষয়ে অৱগত কৰিব পাৰিম।